एक तो हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और दूसरा हमारी किसी टॉपिक को लेके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एमसीक्यू के लिए अगेन आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बहुत सारे फैक्ट्स हैं उनसे हम डील करेंगे, एंड आपको टॉपिक के बारे में समझ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आज हम डिस्कस करते हैं, आप सभी लोग सुन रहे होंगे अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, जीएसटी को लेके डेली न्यूज में पिछले 15-20 दिन से चल रहा है। आज हम जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड जो भी सारे एस्पेक्ट हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो यू शुड नो व्हाट इज जीएसटी काउंसिल, व्हाट इज द मैंडेट ऑफ जीएसटी काउंसिल, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज द इशू। नाउ व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू, क्योंकि ये जो इशू है इस पे क्वेश्चन एमसीक्यू पे नहीं बनेगा, वो सिंपल सी इंफॉर्मेशन आएगी, व्हाट इज जीएसटी काउंसिल, हु आर द मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल, हाउ मेनी टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन जीएसटी काउंसिल, इस पे तो एमसीक्यू बन सकता है। बट व्हाट इज द इशू, दैट विल हेल्प यू इन ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू स्टेज। तो वो पीआईटी में आपको हेल्प करेगा, तो इसलिए आपको इश्यूज को भी समझना है। देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एमएसपी, फार्म बिल को लेके अब ये जो भी हो रहा है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर अभी आपने सुना होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का ऑल टाइम हाई हो गया है, $550 बिलियन हो गया है, तो इन सबको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और दूसरा आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो जब भी क्लास है, नॉर्मली हमारी जो क्लास की ड्यूरेशन है वो अगेन 90 मिनट है। अब इस 90 मिनट में मैं चाहता हूं कि आपका मेन फोकस अंडरस्टैंडिंग पे हो, आपको चीजें समझनी है, आपको नोट्स मेकर नहीं बनना है। ये जो भी सारी इंफॉर्मेशन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपको सिर्फ पीडीएफ में मिल जाएगी, उसी को 2-3 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और इससे आपको एक और भी फायदा होगा, आपकी पिक्टोग्राफी की एक मेमोरी डेवलप हो जाएगी। जो चीज मैंने आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाई है, अगर आप उसको दोबारा देखोगे तो वो क्लास वाला 80-90% आप रिकॉल कर पाओगे। ओके, पिछले 1.5 महीने में बहुत सारे स्टूडेंट भी नए जुड़े होंगे जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता। क्लास के एंड में एक बार उनसे बात कर लूंगा मैं। तो अगेन अब आपको अगर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक टॉपिक समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से मैं उसको स्टार्ट करूंगा और उसको बिल्कुल एडवांस तक लेके जाऊंगा, अभी जो करंट में चल रहा है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। और इशू तो हम करंट से पकड़ेंगे, करंट में जो भी इशू चल रहे हैं, लेकिन उनके हम कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे हम करंट भी कर रहे हैं और उनका स्टैटिक भी हम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं करंट बेस्ड स्टैटिक। आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट आता है, ऑल्दो मेरी क्लासेस में नॉर्मली डाउट्स नहीं आते हैं, मैं बेसिक से बताता हूँ, बट अगर फिर भी आपको डाउट्स आता है तो आप इमीडिएटली आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैसेज में क्या होगा, आप क्लास को डिस्टर्ब किए बिना, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया कि बच्चे को यहाँ पे डाउट हो रहा है, वो एमएसपी को नहीं समझ पा रहा है, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। तो अगर आपको इन बिटवीन कोई डाउट आता है, अगेन आप मैसेज कर सकते हैं और हर 20 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपका डाउट क्या है। बट इस 20 मिनट में डिस्टर्ब ना करें, अगर हो सकता है, पॉसिबल है तो। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि सर रुका ही नहीं जा रहा है, हार्ट अटैक आ जाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट कोशिश करें कि आप मैसेज कर दें या 15-20 मिनट का गैप। ओके, सो अगेन आप सभी को पता ही है, आज हम इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स की पहली क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीजें करंट में चल रही है और उन करंट इश्यूज को भी हम समझेंगे और उनके हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी जाएंगे। अब इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप में से कुछ लोग कुछ बताना चाहते हैं या कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं, दे में आस्क। और इसको लेके जो अभी मैंने बताया, कोई डाउट है, कोई भी चीज आप बताइए। No, sir. No, sir. Okay. How was your exam, sir? वो अभी क्लास के बाद में। So you can continue. ठीक है, बाकी बच्चा पार्टी स्टार्ट करें या कुछ अभी किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है या नहीं पूछना है? So it's fine. Start. ओके ओके ओके। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, पूछते हैं आंसर नहीं देते हैं, तो आंसर ना देना हो कोई इशू नहीं है उसमें, मतलब ठीक है। बट ये है कि कोई डाउट हो तो उसको बोल देना। कोई अगर आप बोलना नहीं चाहते क्लास में, बताना नहीं चाहते, कोई इशू नहीं है, बट कोई डाउट हो तो उसको शेयर कर देना, चाहे मैसेज कर देना। उस डाउट को लेके मत जाना, ठीक है। आप अपनी लाइफ के बड़े क्रिटिकल 90 मिनट इस क्लास को दे रहे हो, तो उसके बाद कुछ अंडरस्टैंडिंग लेके जाओ, डाउट्स लेके ना जाओ। मेन आपका एम्फेसिस डाउट्स पे होना चाहिए कि कोई डाउट्स ना हो, अंडरस्टैंडिंग हो। ये जो 90 मिनट आपने यहाँ पे
वेस्ट किए हैं या इन्वेस्ट किए हैं, ये इसी बात पे डिपेंड करेगा कि 90 मिनट के बाद आपका नॉलेज लेवल क्या है, वो इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगेन 15-20 मिनट अभी हमने डिस्कशन किया है, तो 5-10 मिनट में क्लास को बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। एंड अगेन एक और चीज का आप सभी स्टूडेंट्स को ही ध्यान रखना है कि अगर आपको लगे कि कोई ऐसी चीज मैंने बताई है लेकिन उसको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया, मैं लिख नहीं पाया, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये आपने बताया था, ये नहीं लिखा, तो मैं एकदम से मेंशन कर दूंगा। ओके, सो क्लास स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का जो पहला टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, ये है जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल, नाउ इस इशू को समझने के लिए आपको 3-4 बातें पता होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी को लेकर अभी इशू क्या है। और तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी से पहले का स्ट्रक्चर क्या था। टैक्स स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी। सो फर्स्ट पॉइंट, इंडिया में अगर आप देखते हैं तो हमारे देश में जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, ये वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट, टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे देश के लिए, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो वी हैव 28 स्टेट्स, पूरे देश में पहले तो एक देश है इंडिया, वहां पे काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमारा देश डिवाइड है 28 स्टेट्स में। और हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज वी हैव? 8. हाउ मेनी? 9. 8. 8 sir. 8 union. पहले हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरी थी, उसके बाद फिर 2 यूनियन टेरिटरी क्रिएट हुई, जम्मू एंड कश्मीर Plus प्लस Ladakh. लद्दाख। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, They've merged one. I mean, 2 union territory को एक बना दिया है. हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अभी दमन एंड दीव एंड दमन प्लस Dadar. दादर एंड नागर हवेली, नागर हवेली. के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो अभी अगर आप टोटल नंबर देखेंगे तो टोटल नंबर हो गया है, ये हम मैप में पढ़ेंगे अभी। तो इन इंडिया जो टॉप पे सरकार है वो सेंट्रल लेवल है, अभी करंटली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट है। सेकंड लेवल पे अगर आप देखते हैं तो वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे और है। तो सेकंड टियर पे या तो आप किसी स्टेट में रहते होंगे, फॉर एग्जांपल मैं यूपी में रहता हूँ और आप में से कुछ लोग दिल्ली में रहते होंगे, तो उन लोगों के लिए जो सरकार काम कर रही है वो यूटी की सरकार है, स्टेट नहीं है। तो फर्स्ट लेवल हम सबके लिए जो काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड लेवल पे वी हैव स्टेट्स और यूटी। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमारे देश में एक थर्ड टियर भी है सरकार, और इस थर्ड टियर पे जो गवर्नमेंट है, इस थर्ड टियर पे जो गवर्नमेंट है उसे हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या है? देखिए, जो हमारा थर्ड टियर है वो एक रूरल इलाका भी हो सकता है,
अगर वो एक रूरल इलाका है तो यहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट मिलेगी इसे हम बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRI बोलते हैं। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, पंचायती राज। गांधी जी ने बोला था, गांधी जी की, बस याद रखिए कभी पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा, गांधी जी की फिलोसफी थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और अगर आपका इलाका अर्बन है, आप किसी सिटी में रहते हैं, तो यहाँ पे अर्बन इलाके में जो आपको गवर्नमेंट मिलती है इसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन एक अलग फैक्टर है, बट म्युनिसिपैलिटीज इनको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल है इनके MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, और यू कैन से BMC, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद। तो moral of the story is that कि moral of the story is that कि एक हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है currently headed by मोदी जी। Second, we have a state government, 28 states we have, then we have UTs, 8 UTs we have, और फर्दर अगर हम किसी स्टेट या यूटी को डिवाइड करते हैं तो हमें लोकल गवर्नमेंट मिलती है। इन दोनों को ही हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपको मिलेगा रूरल इलाके में, इसीलिए देखिए जब भी हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पंचायती राज की बात करते हैं। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण इलाकों को अगर हमें डेवलप करना है तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और जब भी हमें अर्बन सिटीज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, क्योंकि अभी हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो बड़ा बेसिक सा मुझे यहाँ पे एक बात बतानी थी, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया है। सी, हमारे देश में अब कोई भी सरकार काम करेगी तो किसी भी सरकार को रिसोर्स चाहिए काम करने के लिए। रिसोर्स का मतलब है मनी, पैसा चाहिए। और हमारे देश में किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सरकार के पास जो इनकम का बिगेस्ट सोर्स होता है वो होता है टैक्सेशन। तो हमारे देश में कुछ टैक्सेस सेंटर के पास जाते हैं, स्टेट भी अपने कुछ टैक्सेस लेती है और लोकल गवर्नमेंट भी अपने कुछ टैक्सेस लेती है। तो यहाँ पे इसको ड्रॉ करने का मेरा ये पर्पस था कि आपको पता होना चाहिए कि ये 4-5 टैक्सेस हमारे सेंटर लेती है, ये स्टेट लेती है, ये लोकल गवर्नमेंट लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे जो टैक्सेस लेती है उसमें एक आपका आ गया GST, उसके बाद हो गया आपका पर्सनल इनकम टैक्स, इसको इनकम टैक्स भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप इसका टेक्निकल पूरा नाम पर्सनल इनकम टैक्स है। अगर इंडिविजुअली मैंने पैसे कमाया देन आई हैव टू पे पर्सनल इनकम टैक्स। इसके बाद फिर आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता है। अगर एक व्यक्ति कंपनी स्टैब्लिश करता है तो एक कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स पे करना होता है। सो GST सेंट्रल लेवल पे, सेकंड पर्सनल इनकम टैक्स, थर्ड कॉर्पोरेट टैक्स, फोर्थ कस्टम ड्यूटी। ये कस्टम ड्यूटी क्या होती है? नाउ दिस इज इंडिया। तो अगर आप इंडिया से कोई सामान बाहर बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, या आप बाहर से कोई सामान परचेज करके इंडिया में लेके आएंगे, इसे हम बोलते हैं इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसे हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो ये कुछ टैक्सेस। या डाउट था कोई? हेलो, व्हाट अबाउट प्रॉपर्टी टैक्स? जस्ट वेट कीजिए, आगे हमें प्रॉपर्टी टैक्स पे। सो ये जैसे मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है ना? इसका फीडबैक दो मुझे। यस सर, यस सर। ये बेस्ट है ना? मेरा मेन एम ये है कि आपकी एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो जाए। आपको फिर इस क्लास के बाद में अपने नोट्स बना के दोबारा उसको लिख के वहां पे टाइम वेस्ट ना हो। बस आप इसको देखो और आपको सारी चीजें याद आ जाए। ओके, सो बट इसको एक बार देख लेना बाद में।
ये हो गए आपके सेंटर के टैक्सेस। मेन टैक्सेस ये हैं, और भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, सिर्फ ये नहीं है, और भी हैं। नाउ स्टेट्स के पास क्या क्या टैक्सेस हैं देखिए, क्योंकि हमारे देश में जीएसटी सेंटर भी लेती है, अभी जीएसटी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो जीएसटी सेंटर भी लेती है एंड जीएसटी आपका स्टेट भी लेती है। तो एक तो जीएसटी हो गया, अभी क्या हुआ है, जीएसटी हुआ है एंड इसके बाद अभी स्टेट एक टैक्स लगाती है, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज मत होना, अभी क्या, जब हम जीएसटी लेके आए थे तो जीएसटी सब प्रोडक्ट पे आ गया था एक्सेप्ट 6 प्रोडक्ट, और इन प्रोडक्ट पे आज भी क्या लगता है, वैट लगता है। जीएसटी से पहले वैट था, तो जीएसटी आ गया, बट 6 प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगा, तो उस पे जीएसटी नहीं लगा, तो आज भी क्या लगता है, वैट लगता है। अब वो प्रोडक्ट आपके कौन कौन से हैं, आपने कई बार सुना होगा, अल्कोहल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अल्कोहल तो पता ही होगा आप सभी को, ट्राई की होगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और सीएनजी भी हो गया, और एविएशन फ्यूल हो गया जो एयरक्राफ्ट में लगता है, एविएशन फ्यूल, तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, तो उसमें इतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो आज भी अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है उसे हम वैट बोलते हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन पे टैक्स लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन पे टैक्स लगाती है, और उस टैक्स का नाम है एक्साइज ड्यूटी। सर जीएसटी से पहले यहां पे लगभग स्टेट गवर्नमेंट 7-8 और टैक्स लेती थी। अगर आप एक कार खरीदे तो मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स देना पड़ता था, अगर आप कहीं पे जाएं तो और भी कई सारे टैक्स लगते थे, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती थी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, स्टेट लगाती थी। लेकिन वो 2017 से पहले का था। आज के लिए अगर आपको समझना हो तो स्टेट के पास 2 मेन टैक्स हैं, एक आपका हो गया जीएसटी और दूसरा आपका हो गया वैल्यू एडेड टैक्स। वो किस पे लगता है, 6 प्रोडक्ट पे लगता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना था, याद कीजिए। इंडिया में, ये मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, इंडिया में इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर can be imposed by स्टेट गवर्नमेंट। कैन भी मैंने बोला है क्योंकि अभी तक हमारे देश में किसी भी स्टेट ने टैक्स नहीं लगाया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। एक फनी मैं यहाँ पे इंसिडेंट बताता हूँ, 2015-16 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो राहुल गांधी ने बोला था कि एक गरीब किसान 5 लाख रुपए अपने बैंक में जमा कराने के लिए जा रहा है और वो बैंक वाले उससे पूछ रहे हैं कि टैक्स दो, पैन कार्ड दो, ये दो वो दो। तो फिर अरुण जेटली ने ट्वीट किया था, उन्होंने बोला था कि सर एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स ही नहीं लगती है। अगर एक फार्मर ये बोल रहा है मेरी एग्रीकल्चर इनकम है और उसके पास प्रूफ है तो वो कितने भी रुपए बैंक में जमा करा सकता है। तो हमारे देश में अगर आपने एग्रीकल्चर से पैसा जनरेट किया, इनकम जनरेट किया, आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई टैक्स लगाता है तो वो किसका ज्यूरिसडिक्शन है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का है। बट सर इम्पोज नहीं हुआ है, बट कराया जा सकता है। ओके, सो हमने सेंटर के बारे में पढ़ा, स्टेट के बारे में पढ़ा। लास्ट में आपको बता देता हूं लोकल गवर्नमेंट के टैक्सेस। सो लोकल गवर्नमेंट आपके टैक्सेस लेती है। मेनली इनके पास जो टैक्स लेने की पावर होती है वो होती है प्रॉपर्टी टैक्स। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स, आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं, वो हाउस भी हो सकता है और वो हो सकता है आपकी लैंड भी। तो आपने कई बार सुना है प्रॉपर्टी टैक्स, दिल्ली में हाउस टैक्स होता है, तो सभी को एमसीडी को एक पर्ची कटानी पड़ती है,
तो ये हाउस टैक्स हो गया, लैंड टैक्स हो गया, या आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। तो इस तरीके के जितने भी टैक्सेशन है, इन टैक्सेस को लेने की पावर आपकी होती है लोकल बॉडीज के ऊपर। लोकल बॉडीज कौन होती है? पंचायती राज भी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी होती है। कुछ स्टेटों ने क्या किया है, एडिशनल पावर भी दे दी है, एडिशनल पावर दे दी है, एडिशनल पावर। फॉर एग्जाम्पल सी, आप सभी लोगों ने जीएसटी से पहले सिनेमा हॉल में मूवी देखी होगी। कैन समवन टेल मी कि उस पे कौन सा टैक्स लगता था सिनेमा मूवी टिकट पे? सर एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स। वेरी गुड, एंटरटेनमेंट टैक्स। और अब एंटरटेनमेंट टैक्स अब कहां पे लगता है? मूवी टिकट खरीदते हो तो अब क्या मिलता है आपको? हेलो, एसजीएसटी, सीजीएसटी, स्वच्छ भारत। ओके, अब जीएसटी मिलता है ना? अरे बोलो यार, मुझे तो पता है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes. जीएसटी मिलता है क्योंकि आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, सॉरी सिनेमा हॉल में जाओगे, मल्टीप्लेक्स में अगर आप जाते हैं। बट ये बात आप में से अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, अगर आप किसी रूरल इलाके में जाते हैं और वहां पे कोई और एंटरटेनमेंट है, तो लोकल गवर्नमेंट, इवन पंचायती राज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकता है अप टू मैक्सिमम 100 रुपए। तो एडिशनल पावर है, एग्जाम्पल बोला है मैंने, एंटरटेनमेंट टैक्स। सिर्फ रूरल एरिया में, नॉट अर्बन सर। नहीं, मैंने यहाँ पे बोला है लोकल गवर्नमेंट, तो ये भी पंचायती राज भी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी। वो किसी हर स्टेट में वेरी करेगा, अभी आपको बताऊंगा। एंटरटेनमेंट टैक्स क्लियर है? यस सर। सो ये आपके लिए तो खैर इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, कितना मिनिमम है कितना मैक्सिमम है, बट जस्ट नॉलेज दिखानी हो तो बता देना, सिर्फ 100 रुपए मैक्सिमम तक ये लगा सकते, ठीक है? सो देखते हैं कहां से स्टार्ट किया था। ओके, सो जीएसटी से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ पे हमने, इसमें जूम का ऑप्शन नहीं है, ओके। सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करी, स्टेट के बारे में बात करी, फिर यूटी के बारे में बात करी, और यहाँ पे हमने टैक्सेस बेसिक पढ़ा कि कौन से टैक्सेस सेंट्रल लेती है, कौन से टैक्सेस स्टेट लेती है, और कौन से टैक्सेस आपकी रूरल गवर्नमेंट। ओके, सो एंटरटेनमेंट टैक्स। तो अभी तक हमने बेसिक सिर्फ टैक्सेस का डिवीजन पढ़ा है, सेंटर कौन से लेती है, स्टेट कौन से लेती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना, कोई अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पावर क्या है, तो सर ये वेरी करता है कि स्टेट ने कितनी पावर दे रखी है, डेलीगेट कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल केरला वालों ने अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इतनी पावर दे रखी है कि दे आर मैनेजिंग हॉस्पिटल्स, वो हॉस्पिटल मैनेज कर रहे हैं। इवन वहां का पंचायती राज भी हॉस्पिटल मैनेज कर रहा है। तो कुछ स्टेट ने ज्यादा पावर दे रखी है, कुछ ने पावर नहीं दे रखी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली की केस स्टडी लेते हैं, तो अभी आप देख ही रहे होंगे कि दिल्ली के डॉक्टर्स भी अभी स्ट्राइक पे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे देश में अगर आप हेल्थ का ज्यूरिसडिक्शन देखते हैं, तो उसका भी हमने एक वेब बना रखा है, वेब ही है। देखो, कुछ हॉस्पिटल्स जिनका ज्यूरिसडिक्शन एमसीडी के ऊपर आता है, एमसीडी मेंटेन करेगा, उसके ऊपर फिर कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनको दिल्ली गवर्नमेंट। So your voice broke. Can you go back 30 seconds, please? सॉरी, वॉइस चली गई थी। The voice हाँ, break हो रहा है बस 30 seconds का recap दे दीजिए, उससे पहले। ओके ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं एक केस स्टडी आपको दे रहा था कि हमारे देश में अगर आप देखते हो कि यू नो पावर स्ट्रक्चर क्या है, तो एमसीडी के पास कितनी पावर होती है। मैंने बोला था कि हर स्टेट ने अलग अलग डेलीगेट कर रखी है। कुछ स्टेट ने अपनी लोकल गवर्नमेंट को, जो लोगों के सबसे क्लोजेस्ट है, देखिए यहाँ पे आप एक चीज देखिए, लोग है, पीपल। ये मैं आपको एक
एडवांस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये लोग हैं पीपल, इनके जो सबसे पास में सरकार है वो लोकल गवर्नमेंट, सबसे पास में, उससे थोड़ा दूर है स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे दूर है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। एक किसान, एक गरीब व्यक्ति लोकल गवर्नमेंट के अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट में डिफिकल्ट है, और सेंटर में तो मानिए बड़ा ही डिफिकल्ट है। एक गरीब व्यक्ति विलेज में बैठा हुआ है, उसका रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन एमपी है, एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के लिए है एमएलए, थोड़ी बहुत एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो अपना ही व्यक्ति है, अपने विलेज का व्यक्ति है। तो होना ये चाहिए ज्यादातर फंक्शन लोकल गवर्नमेंट करे, लेकिन अभी क्या एलिगेशन लग रहा है कि मोदी सरकार सारी पावर को सेंटर में लेके जा रही है, तो बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। एक कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रलाइजेशन। तो आप बोल रहे हो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में आई थिंक। सेंट्रलाइजेशन सारी पावर सेंटर के पास चली जाए। सर आवाज कट रही है आपकी। सॉरी, वॉइस। सेंट्रलाइजेशन का क्या बोला आपने, वो आवाज कट गया। सी, ये कभी डिबेट का टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बस याद रखना सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, हमेशा अगर आपको इफेक्टिव गवर्नेंस देनी है, पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, तो डिसेंट्रलाइज पॉलिसी होनी चाहिए। तो ज्यादातर काम हमारी एमसीडी करे, बट ऐसा होता नहीं है। ये जस्ट एक केस स्टडी आपको दे रहा था। दिल्ली में कुछ हॉस्पिटल एमसीडी के अंडर में है, कुछ हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के अंडर में है, कुछ हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। हर के डॉक्टर्स का कोड अलग है, सैलरी पैटर्न अलग है, टाइमिंग अलग है। इससे होता क्या है, मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन होता है और आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। ये जब हेल्थ सेक्टर का हम कभी डिस्कशन करेंगे ना, तब आपको बताऊंगा। अभी वापस हम जीएसटी पे आ जाते हैं। सो आई होप अभी तक के लिए अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एडिशनल जो टॉपिक मैंने बताए हैं इस टॉपिक से हटके, उनको जितना बताया उतना ही समझिए, कभी बाद में इन पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सो 2 मिनट का टाइम है, एनी डाउट बताइए। सर स्टेट में एमएलए रहते हैं, सेंट्रल में एमपी रहते हैं, और लोकल में जो मतलब पंचायत। हाँ, अभी इसको आप जस्ट एज अ फैक्ट लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है पॉलिटी पढ़ेंगे, बट ध्यान रखिए कि अभी लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव एमपी होता है, स्टेट गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव एमएलए होता है, और लोकल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, काउंसलर होता है। ओके। और आपका ग्राम प्रधान होता है, सरपंच होता है। फिर हर राज्य में नॉमेनक्लेचर अलग अलग है। आपको बस इतना याद रखना है। एक एमएलए कौन होता है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करता है। एमपी सेंटर में रिप्रेजेंट करता है। बस इतना भी आपको याद रखना है। जी सर। ठीक है, बाकी लोग बताइए, कोई डाउट हो अभी तक? नो सर। नो सर। सर एक डाउट है। या प्लीज। सर आपने एक पॉइंट लिखवाया था, इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर कैन बी इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो वो वाला समझ नहीं आया। मैम बस वही समझना था, जो लाइन लिखाई थी कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर कैन बी इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक किसान हैं, आपने 1 करोड़ रुपए कमाए, बैंक में जाओ, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे देश में किसी भी सरकार ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाया। ओके। और वो टैक्स लगाने की पावर किस सरकार के पास है? स्टेट। यस, ये फैक्चुअल डेटा मैं आपको बताना चाहता था। एंड हमारे देश में पंजाब और हरियाणा में जितने बड़े फार्मर हैं, बहुत रिच फार्मर, इवन दे हैव ऑडी BMW, और जो एग्रीकल्चर इनकम से वो लेके आए। तो पॉइंट इज दैट कि एग्रीकल्चर इनकम पे आप टैक्स क्यों नहीं लगा रहे हो? पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। क्या लगाना चाहिए? यस। क्या सब पे लगाना चाहिए? नो। बड़े फार्मर पे लगाइए। आप ये इंश्योर कर दीजिए कि जो हम बड़े फार्मर से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लेंगे, उसको छोटे एग्रीकल्चर फार्मर के लिए हम लगा देंगे। बट हम पॉलिटिकल प्रेशर से लगाए ही ना, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं। बट अगेन उसके बारे में हम एमएसपी अगर आ जाता है तो अभी डिस्कस करेंगे, सारा का सारा फार्म बिल वाला कॉन्सेप्ट। तो अभी इसको हम आगे लेके चलते हैं। आई होप। सर एक क्वेश्चन और है। जी मैडम बताइए। सर जो आपने बताया कि एंटरटेनमेंट टैक्स रहता है,
उसके जी। बारे में, उससे रिलेटेड आपने बताया कि जो गांव रूरल एरिया में अगर आप जाते हैं कोई मूवी देखने फॉर एग्जांपल, तो हम वहां जाएंगे तो मैक्स 100 रुपीज लगा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, मगर अगर उन्हें ये पावर दी जाए लगा सकते एडिशनल। हैं, अगर सी लगा सकते हैं सब्जेक्टेड टू कंडीशन दैट कि अगर उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें पावर दे रखी है। तो yes, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए मैं वहां जाती हूँ, मैं टिकट परचेज करती हूँ किसी रूरल एरिया में, तो वहां पर जो टैक्स, अगर वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है तो वो टैक्स लगाएंगे मैक्स 100 रुपए, तो उसके बाद वो उस पे अलग से जीएसटी नहीं लगा सकते? नो मैम, वो जीएसटी नहीं लगेगा। सी जी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एंटरटेनमेंट टैक्स, बट किस एंटरटेनमेंट पे सेंटर टैक्स लगाएगी, किस सॉरी स्टेट लगाएगी, किस एंटरटेनमेंट पे लोकल लगाएगी, वो एंटरटेनमेंट उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं। ओके। तो नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा है ना, मेला होता है, सर्कस होता है, जी। तो वहां पे उस काइंड के एंटरटेनमेंट पे जो टैक्स लगाता है वो लोकल लगा लेते हैं। ओके। तो दे हैव आल्सो डिवाइडेड कि कौन सा कैटेगरी का एंटरटेनमेंट पे स्टेट टैक्स लगाएगी और कौन सी कैटेगरी के एंटरटेनमेंट पे लोकल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। ओके सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल सी, अभी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वहां पे सी प्लेन्स है, या वहां पे आप राफ्टिंग के लिए जा रहे हो, तो वहां पे ये पंचायत वाले पीछे आ जाएंगे कि पहले 100 रुपए हमें दो। सेंटर और स्टेट ने पहले ही डिसाइड करा रखा है कि दीज काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट कैन नॉट बी टैक्स बाय द लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विल टैक्स ऑन दैट। ओके ओके। ओके। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बस आपको इतना जानना है कि ऐसा कुछ होता है, काफी है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। सी आप सभी लोगों से आगे आगे हर क्लास में मैं बोलता हूँ, फिर मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो एक एटीट्यूड है ना, वो एक्सप्लॉइटेटिव होना चाहिए कि 90 मिनट है, ज्यादा से ज्यादा मैं अपने ज्ञान को बढ़ा लूं। तो जो भी डाउट है ना उसको घर लेके ना जाए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके सो आते हैं, चलो अब आ जाइए, मुद्दा क्या है सर मुद्दा ये है, और अब तक जो था वो एक बेसिक था, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगले 10-15 मिनट में बहुत बेसिक से बताऊंगा, बट कंसंट्रेशन आपको पूरा रखना है। फोन वन साइड में चला रहे हो तो बंद कर लेना 15 मिनट के लिए, क्योंकि 1-2 बार से ज्यादा फिर मैं इसको रिपीट नहीं कराऊंगा। अभी करंट इशू क्या है, जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कोई बताएगा? 2017। Yes, introduced in 2017. Very good. अब जब ये जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया था, संविधान को चेंज किया था। संविधान को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ काम स्टेट को दे रखे थे। फॉर एग्जाम्पल, सेल पे, अगर किसी प्रोडक्ट की सेल होगी, अगर आप कार सेल करोगे तो सेल पे टैक्स सिर्फ स्टेट लगाएगी, और सर्विस पे टैक्स कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मैं एग्जांपल दूंगा। आप सभी लोगों ने 2017 से पहले एक चीज देखना, जब आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा तो उसका रेट थ्रू आउट द कंट्री सेम होता था, स्टेट चेंज होने पे वेरी करता था? वेरी करता था सर, वेरी करता था, क्योंकि टैक्स कौन लेता था आपका? स्टेट गवर्नमेंट। तो रेट अलग अलग था। बट आपने देखा होगा 2017 से पहले जब आप एक मोबाइल रिचार्ज कराते थे, उस पर सर्विस टैक्स डिडक्ट होता था, वो यूपी में या बिहार में जाते थे, अलग अलग पैसे मिलते थे या सेम ही होता था? डिफरेंट। सी वो कंपनी का टैरिफ अलग होगा, बट नॉर्मली सर्विस टैक्स थ्रू आउट द कंट्री क्या होता है? सेम होता है। इसमें सर्विस टैक्स मैटर नहीं है, मैटर ये करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी टैक्स लगाएगा वो यूनिफॉर्म होगा, और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा तो यूपी में अलग होगा, बिहार में अलग होगा। इसलिए पहले आपने देखा होगा सर्विस टैक्स, या फॉर एग्जांपल अपने टाटा स्काई रिचार्ज कराया तो जो सर्विस टैक्स करता था वो सेम होता था। अब हुआ क्या, जीएसटी में आने के बाद, जीएसटी में क्या हुआ, अब हम आगे जीएसटी में। तो जीएसटी में जो प्रोडक्ट की सेल होगी, आज आप बर्गर खाने जाते हो तो प्रोडक्ट की सेल हुई है, बर्गर आपको बेचा है, उस पे आपको मिलेगा सीजीएसटी भी मिलता है,
सेंटर का जीएसटी भी लगता है और SGST। एसजीएसटी भी लगता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला था कि सेल पे टैक्स कौन लगाएगा? सिर्फ स्टेट। लेकिन अब सेल पे कौन टैक्स लगा रहे हैं? दोनों। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है सर्विस। अब सर्विस पे भी सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था सेंटर, लेकिन अब स्टेट को भी लगाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसलिए यहां पे आप एक याद रखना, जीएसटी आया था थ्रू 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये मैं बार बार यूज करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट CAA, तो इतना याद रखना काफी है। 2017। ओके। सर ये आपने 201 लिखा है 101? 201 ये तो 101 है, 1 है ये। ओके ओके सर। दिस इज 1। किसी और को तो 2 नहीं लग रहा है ना? नो सर। नो सर। ओके, सो देखिए अब इशू क्या है। नॉर्मली क्या हुआ जीएसटी आने के बाद, अब शॉर्ट में समझा रहा हूँ थोड़ा सा करके कि देसी में मैंने आपको एक बात समझा दी, समझ में आ गई, क्योंकि 17 में था, डिटेल में इसलिए अब नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ऑलमोस्ट हर स्टेट में, फॉर एग्जांपल यूपी के पास, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यूपी के पास 10,000 करोड़ का हर महीने में टैक्स मिलता था जीएसटी से पहले। लेकिन अब क्या हुआ है, 5,000 करोड़ रुपए का जो टैक्स है वो पहले तो यूपी को 10,000 मिलता था, लेकिन अब 5,000 रुपए पे लग गया जीएसटी। और अगर जीएसटी लग गया तो वो पैसा पहले जाएगा सेंटर के पास, और फिर सेंटर गवर्नमेंट किसको देगी? स्टेट गवर्नमेंट को देगी। तो जब जीएसटी लेके आ रहे थे, क्योंकि जीएसटी 5-10 साल तक इस सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट चला था, स्टेट मानते ही नहीं थे कि हम नहीं लाने देंगे। तो जितनी भी स्टेट थी उनकी इनसिक्योरिटी ये थी कि पहले ये सारा पैसा डायरेक्टली मेरी पॉकेट में आ रहा है, लेकिन अब जीएसटी लगने के बाद ये पैसा सेंटर की पॉकेट में जाएगा और फिर सेंटर मुझे देगी। ऐसे में अगर मेरा जो कलेक्शन है जीएसटी आने के बाद डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? सारी स्टेट ने बोला कि अगर हमारा आपने जीएसटी लगा दिया, सारा पैसा आपके पास जाएगा, लेकिन जीएसटी लगने के बाद अगर पैसा डिक्रीज, हमें आगे टैक्स उतना नहीं मिला तो क्या होगा? तो यहां पे ये मेन प्रोविजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी फॉर 5 इयर्स। फॉर 5 इयर्स उन्होंने गारंटी दी। किसकी दी? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स टैक्स की दी। फिक्स आपको टैक्स मिलेगा प्लस ग्रोथ रेट। प्लस ऐसा नहीं कि फिक्स मिलता रहेगा, उस पर उन्होंने बोला कि 10% या 12% से वो बढ़ेगा भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी कि आपको एक फिक्स रेट मिलेगा, फिक्स टैक्स मिलेगा और ग्रोथ रेट मिलेगा। अब दिक्कत क्या हुई है कि इवन ये कोविड से पहले की बात है, कोविड से पहले भी पिछले साल 2019 जीएसटी के लिए अच्छा नहीं गया है। 18 अच्छा गया था, 19 में जीएसटी का कलेक्शन कई बार कम हुआ। तो सारी की सारी स्टेट ने सेंटर से बोला सर आपने हमें 5 साल की गारंटी दे रखी है, अगर टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें फिक्स टैक्स दो और हमारा ग्रोथ दो। अब पेंडेमिक ने तो सारी हालत खराब कर दी है, सारे बिजनेसेस बंद है। अरविंद केजरीवाल ने कोविड के टाइम पे बोला था जो टैक्स कलेक्शन दिल्ली का 200-2000 करोड़ के आसपास था वो 300 करोड़ आ गया डेली का। अब स्टेट के पास फंड नहीं है, सेंटर को भी टैक्स कलेक्शन नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे ज्यादातर स्टेट ये बोल रही है कि आपने 5 साल की गारंटी दी थी, हमें फिक्स पैसा दो। इस बात को लेके सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। अभी आऊंगा उससे रिलेटेड भी मैं। तो आपको एक बेसिक प्रेमाइस समझ में आया कि डिस्प्यूट किस बात को लेके चल रहा है? सर आई हैव अ डाउट। और जैसे आपने बोला कि, सॉरी बताइए। आपने बोला कि टैक्स पहले कलेक्टर के सेंटर के पास जा रहा है, फिर सेंटर स्टेट को देते हैं। अगर जब टैक्स सेंटर के पास जाते हैं, डू दे यूज दैट इन सर्टेन वेज, एंड जो भी बचा हुआ है दैट दे गिव टू द स्टेट,
या फिर वो सेम देते हैं कुछ, इफ अगर सेम है तो मुझे पॉइंट समझते हैं। समझ में आ गया। सुनिए, सी सेंटर का जो टैक्स एक कैसे डिवाइड होता है, उसका एक बहुत ही प्रोसीजरल एक फॉर्मेट है। अगर मैं आपको बजट पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो एक प्रोसीजर इन्होंने सेट करा कि ऐसे हम टैक्स को लेंगे, ऐसे ऐसे करके बांटेंगे, टैक्स का रेट कैसे होगा उसको भी डिसाइड करने का एक मैकेनिज्म है। ये मैंने आपको बिल्कुल लेमैन में अभी बताया है, क्योंकि अभी इसके सेंटर और स्टेट की जो फाइनेंशियल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी उसके ज्यादा उसमें नहीं जाते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस डाउट को आप रखिए, बट ये चीज आप याद रखिए कि जितना भी टैक्स कलेक्शन आएगा वो कैसे डिवाइड होगा, उसका एक प्रोसीजर है, फॉर्मूलेज है, उसकी एक मेथडोलॉजी है, जिसको कोई भी सरकार बहुत इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकती, और उसको कैग भी ऑडिट करता है। ओके, इट्स इनफ, समझ में आया? ठीक है। बट ये है, ये फाइनेंशियल जो आपने अभी डाउट पूछा है उसकी ब्रॉडर हेडिंग है फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो कभी पूछना, बताएंगे और अच्छे से, ठीक है? ओके, तो मैं भी इस पे आता हूं, ठीक है? अब आप आइए, मैं यहाँ पे आता हूँ। तो सर सेंटर ने गारंटी किया था, अरे यार आ जाना, सेंटर ने गारंटी किया था। ओके, अब ये सारे डिसीजन कहाँ पे होते हैं? कोई सेंटर और स्टेट मिलके बैठ के बात कहाँ पे करते हैं? इसको आप याद रखना है, बहुत एक अच्छा एक स्ट्रक्चर है, जीएसटी काउंसिल। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना। जीएसटी काउंसिल के मेंबर कौन कौन होते हैं? इसके मेंबर होते हैं, मेंबर में चेयरमैन आपके होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एफएम, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ये चेयरमैन है। और इसके अदर मेंबर होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट प्लस दिल्ली, बिकॉज दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, प्लस पौंडुचेरी। जीएसटी काउंसिल का फंक्शन क्या है? नंबर 1, इट डिसाइड्स द टैक्स रेट और स्लैब। जीएसटी में टैक्स स्लैब होते हैं ना, 12% हो गया, 18 हो गया, 28 हो गया, तो ये डिसाइड करती है। दूसरा, सॉल्व द डिस्प्यूट्स। थर्ड, अब जीएसटी के स्लैब हैं, 0% स्लैब है पहला 1। दूसरा स्लैब है आपका 12% स्लैब है, एक आपका 18% स्लैब है, एक आपका 28% स्लैब है। मैक्सिमम प्रोडक्ट यहां पे है 28% में। आपके कौन कौन से प्रोडक्ट है? लग्जूरियस, प्लस आपके वो प्रोडक्ट है नेगेटिव प्रोडक्ट, इनको बोल देते हैं, या एक टर्म है मैं भी बोल रहा हूं, बट नेगेटिव प्रोडक्ट आप समझ लीजिए। नेगेटिव लाइक सिगरेट्स, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी सरकार चाहती है सेल कम हो, तो ये सारे प्रोडक्ट आपके 28% कैटेगरी में। सो एक थोड़ा सा और मैं एडवांस कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इससे पहले अगर किसी को कोई डाउट हो तो दे मैं सर 5% नहीं है सर, सॉरी 5% भी है,
5% भी है, मैंने बताया नहीं है, जस्ट ऐसे ही आपको रफली बता रहा था, 5% भी। ऑल्दो इनको रैशनलाइज करने की बात चल रही है, देखते हैं कितना रैशनलाइज होता है। या बताइए प्लीज, क्या था, किसी को क्या पूछना? सर या आपने बताया कि स्टेट ये जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन होते हैं करके, सेंट्रल गवर्नमेंट में के तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव रहता है फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते और भी होते हैं। हाँ बताइए। मेन फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ ओके। स्टेट से भी स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो, फिर आपने बोला प्लस दिल्ली प्लस पौंडीचेरी, तो दिल्ली से कौन और पौंडीचेरी से कौन, उनके भी कोई फाइनेंस रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव? इन इंडिया वी हैव 28 स्टेट्स। जी सर। ओके, बट हमारे देश में कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारे जी। देश में 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहां पे मिनिस्टर्स हैं और सीएम हैं, तो वो है दिल्ली और पौंडीचेरी। तो ओके। दिल्ली और पौंडीचेरी के फाइनेंस मिनिस्टर, और अगर फाइनेंस मिनिस्टर सीएम ही है तो सीएम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है। ओके। ठीक है। ओके। इसके बारे में बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे जो भी डिसीजन होता है वो कंसेंसस से होता है। ऐसा नहीं है कि वन पार्टी ने कुछ भी सुना दिया, कंसेंसस से डिसीजन होता है। ओके ठीक है सर, ये लोग बैठते दिल्ली में ही है सब? फिर ये इसकी मीटिंग होती है कहीं पे भी, दिल्ली में भी होती है, कहीं और भी हो जाती है। ऐसा इसकी अभी कोई ऐसा नहीं है कि जीएसटी काउंसिल की कोई बिल्डिंग है, ऐसा नहीं है। बट ये है कि धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। ओके। अब बस अब यहाँ पे मैं एक टर्म लिखने वाला हूं, और आपको मैंने उसके बारे में समझाया नहीं है, बताया नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस से कोई भी व्यक्ति उसको गैस कर सकता है। और ये आप बताना, अब ये आप सबके लिए क्वेश्चन है, ये क्या है? बताइए सर, क्या है ये? सर जो फिक्स्ड अमाउंट सेंटर ने 5 इयर्स के लिए प्रॉमिस किया है। 15-20 सेकंड का थोड़ा सा पॉज लो, बाकी बच्चों को भी पढ़ने दो, फिर उसके बाद बताना। जस्ट 15 मिनट। अब बताइए, कोई भी हो स्टूडेंट जो बताना चाहे तो। सर जो स्टेट को प्रॉमिस किया गया था कि अपकमिंग 5 इयर्स तक आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा एंड ऑल, तो उसके बदले में जो उनको नहीं मिल रहा, मे बी उससे रिलेटेड कंपनसेशन। अभी बताऊंगा, बिल्कुल सही है, आपने ऑलमोस्ट बोल दिया। इन्होंने क्या करा कि अभी अगर आप एक 28, अगर आप सिगरेट खरीदते हैं ना, तो उस पे नॉर्मली अगर आप ये 28% में जाते हैं ना, जो लग्जूरियस गुड है, अगर आप, तो वहां पे 28% तो जीएसटी लगता है। 28% पहले वहां पे जीएसटी लगेगा, प्लस एक जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। उसका पैसा जीएसटी कंपनसेशन फंड में जाता है, और इस फंड में पैसा एक्यूमुलेट होता रहेगा। बट अगर स्टेट को पैसा टैक्स जीएसटी का शेयर मिला है, लेकिन वो कम है जो उनसे प्रॉमिस किया गया था, तो इस फंड में से सेंटर किसको कंपनसेट कर देती है? स्टेट को। बट प्रैक्टिकली अभी फंड भी खाली पड़ा है, इतना ज्यादा इसमें पैसा नहीं है। मतलब इसमें जो पैसा है वो कम है, लेकिन स्टेट को जो देना है वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें पड़े हुए हैं 50 के, ये एग्जाम्पल है, लेकिन स्टेट को देने हैं फॉर एग्जाम्पल 200 के। तो 50 तो आपने यहां से दे दिए, 150 कहां से दोगे? तो अभी 150 को लेके डिस्कशन चल रहा है, सेंटर बोल रही है लोन ले लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ये इशू हो रहा है कि लोन कहां से दोगे, तो सेंटर बोल रही है 5 साल तक गारंटी दिया है, तो ये जीएसटी कंपनसेशन सेस सिर्फ 5 साल तक लगना था, लेकिन हम इसको 5 साल के बाद भी लगाएंगे, उससे जो पैसा मिलेगा उससे लोन को पूरा कर देंगे। तो इस तरीके का भी डिस्कशन चल रहा है। अब ये जो अभी करंट डिस्कशन चल रहा है ना, ये जो अभी चल रहा है, आपके एग्जाम के लेवल से ऊपर है, बहुत ऊपर है। लेकिन अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है। जिन लोगों को सेस समझ में ना आया, इसको अभी मान लीजिए ये टैक्स है, इसका पैसा जीएसटी कंपनसेशन फंड में जाता है, और उस फंड से हम किसको पे करेंगे? स्टेट को पे करेंगे।
ओके सो अभी बताइए ये टॉपिक क्लियर है या नहीं है? अभी आप जितने भी लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जीएसटी वाले टॉपिक का क्या स्टेट है बताइए। सर जीएसटी कंपनसेशन सेस एक बार और बता दीजिए, ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ मुझे। मैडम जीएसटी कंपनसेशन एक सेस है। सेस का मतलब वो एक टैक्स है। जी ठीक है, ये अभी मैं समझाऊंगा, अभी मैं आपको सेस का भी समझाऊंगा। चलो बता देता हूँ। और कोई और बताइए बच्चा, कोई और डाउट है तो? तो ये बस 28% के साथ लगता है, मतलब जो बाकी स्लैब्स है उनमें नहीं लगता। बस मैं आ गया। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। और उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर एमएसपी समझते हैं, जो फार्म बिल का सारा इशू है। Sir, can you briefly explain slab again? मैडम कुछ नहीं है ये स्लैब सी। अरे यार वो पूरी बड़ी लंबी डिटेल है, टाइम ये आप लगेगा। बस छोटा सा बता दो। ठीक है अभी बताता हूँ, पहले इसको देखिए। आपने खरीदी आपने एक प्राइवेट जेट बुक किया, क्योंकि उस पे फिर आपको टैक्स लगेगा। आपकी पेमेंट हुई 1 लाख रुपए लिए, ऑल्दो 1 लाख से तो ज्यादा ही लेते हैं, 130-40 पर आवर का चालू होता है। 1 लाख रुपए आपकी पेमेंट हुई, तो उस पे लगेगा आपका 28% जीएसटी। लग सीरियस। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लगेगा उस पे? जीएसटी कंपनसेशन सेस। लेट्स से कितना भी हुआ, ये मुझे रफली नहीं पता, बट लेट्स से मानो 5% है। ये जो जीएसटी का पैसा है 28% जीएसटी लगता है, तो प्रैक्टिकली कैसे लगेगा? 14% सीजीएसटी और 14% क्या लगेगा? एसजीएसटी। ये वाला पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और ये वाला पैसा किसके पास जाएगा? स्टेट के। और ये वाला पैसा एक फंड में जाएगा, और उस फंड का पैसा किसको मिलेगा? स्टेट को। लेकिन कब मिलेगा? अगर स्टेट्स को जितना पैसा प्रॉमिस किया गया है उससे उतना पैसा, उतना टैक्स अगर उनका कलेक्ट नहीं हुआ है तो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और अगर कलेक्ट हो गया मान लीजिए सर, तो वो पैसा वहीं रखा रहेगा और किसी और स्टेट को दे दिया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। अगर सब स्टेट को उतना ही पैसा जितना प्रॉमिस किया गया था उतना मिल गया, तो इस फंड का क्या किया जाएगा? इसको कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। ओके। फिर वो डिसाइड करेंगे कि कैसे बांटना है। तो बस एक चीज और है, मान लीजिए महाराष्ट्र को 50,000 का प्रॉमिस। अभी पता है क्या, अभी जितना मैं आपको समझा रहा हूँ ना, उसमें कोई डाउट है तो बताओ, हाइपोथेटिकल लास्ट में डिस्कस करेंगे। सर हाँ, उसी से रिलेटेड डाउट है सर। चलो बताइए प्लीज, नाम क्या है आपका? माही मिश्रा जी माही बताइए। सर अगर किसी स्टेट को जो प्रॉमिस्ड अमाउंट था वो मिल गया, तो वो फंड अब वहां रखा रह गया। आपने बताया अब उस फंड का क्या करना है ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है, करेक्ट? तो मैं बस ये जानना चाह रही थी कि अब वो ऐसा भी कर सकता है कि वो किसी और स्टेट के लिए यूज कर ले उसको? अब वो वही कह रहा हूँ, वो स्पेकुलेशन है। वो क्या डिसाइड करेंगे? जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड। ओके ओके, ठीक है ना? कल को दे विल से कि चलो कुछ भी, दे कैन डिसाइड XYZ, उस पे नहीं जाना है, कुछ भी डिसाइड करें। ठीक है? ओके सर, क्लियर हो गया। बाकी बताइए, कोई और स्टूडेंट था क्या डाउट? तो सर सेस इज मेजरली एप्लीकेबल फॉर 28% वो टैक्स ब्रैकेट है सर। मेनली टैक्स वहां पे ही इंपोज है। सेस की अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, तो सेस एक्चुअली किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। सी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 2017 याद कीजिए, जब हम बर्गर खाने जाते थे, तो पिज्जा खाने जाते थे, तो एक तो सर्विस टैक्स लगता था, उसके बाद एक स्वच्छ भारत सेस लगता था, किसान सेस लगता था, याद है? नॉट रियली सर। कोई नहीं, चलो तो एक स्वच्छ भारत सेस लगता था, तो सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता था। ओके ठीक है? ओके, तो ये टॉपिक हो गया आपका अच्छे से क्लियर। स्टैटिक और आपका करंट सारा हो गया। अब स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगता, सॉरी इंटरप्ट कर दिया आपको, स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगता है, लेकिन मुझे भी ये चीज समझ नहीं आ रही। स्लैब से मतलब हम लोगों का सर ये है, हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं
कि सिर्फ 28% जो लग्जरियस एंड नेगेटिव आइटम के लिए आपने बताया था, बस उसी पे लगेगा ये सेस वाला, 12%, 18% इस पे नहीं लगेगा? नॉर्मली क्या होता है ना, हम एडिशनल टैक्स, एडिशनल बर्डन टैक्स का किस पे देंगे? या तो सुपर रिच पे देंगे जी, या किसी ऐसी हम सर्विस पे लगाएंगे जहां पे जो सुपर लग्जूरियस लोग यूज करते हो या वो नेगेटिव चीज हो। ओके, डन। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जैसा। ओके, हम Okay. ऐसा कि एक बेसिक हम कोई फूड आइटम पे लगा दें। अब इसमें एक और चीज बस आप ध्यान से सुनना, लास्ट में इसमें एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जी, ये mention किया होगा, हाँ, आप सभी लोगों को याद है, ये शायद पिछले साल की बात है, एक वो थे इंडियन सेलिब्रिटी थे, एक्टर थे, मैं नाम भूल गया, वो एक चंडीगढ़ में किसी होटल में, 5 स्टार होटल में रुके हुए थे। उन्होंने 2 बनाना लिए और उनके 2 बनाना 450 रुपए के थे। हाँ, क्या नाम है, सोनू सूद तो नहीं था, जो भी था, ठीक है, मैं नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया राहुल घोष। हाँ, राहुल घोष। तो उन्होंने तो ये ट्वीट किया था कि 2 बनाना 450 के कैसे हो सकते हैं। बट वहां पे क्या हुआ, वो कस्टम वालों को वो मिल गया, एक्साइज वालों को, और एक्साइज वालों ने देखा कि बनाना पे जीएसटी लगाया हुआ है, लेकिन ये जो 0% कैटेगरी है, इसमें आपके क्या आते हैं, इसमें आपके आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ओपन मिल्क हो गया, ओपन अगर आप मिल्क खरीद रहे हैं तो इन पे टैक्स ऑलमोस्ट 0 है। अब आप बोलोगे कि फिर से 0 ही क्यों लगाया है? अकाउंटिंग के लिए, पता तो चले सेल कितनी हो रही है कितना नहीं है, लेकिन इन पे कोई टैक्स नहीं है, तो एक 0% कैटेगरी भी, ठीक है। ओके, ओके, सो अगेन ये जो मैंने आपको जितना बताया है, मुझे अभी जितना पता है उसका मैंने आपको 10% बताया, तो अगेन ये 10% भी आपके लिए बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल आपको टैक्स असिस्टेंट नहीं बनना है, ना आपको यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करना है, तो अभी आपको टेस्ट का करना है, उसके लिए इतना काफी है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इतना अगर किसी को समझ में ना आया हो, और पता है क्या, अभी ये मैंने आपको टैक्स पहली बार पढ़ा है, इसलिए मैं ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज वो भी मैं बता देता, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और अब जब इस पीडीएफ को देखोगे हर दूसरे तीसरे दिन भी, तो आपको मतलब अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ओके, सो सेकंड हमारा इशू है जो अभी हम समझने जा रहे हैं, 2 टॉपिक को हम पढ़ेंगे। एंड सी, अभी 9:42 हो रहे हैं, क्लास को मैं कभी अभी अपना 10 तक एक्सटेंड करूं? सर 10:30 तक भी चलेगा। ठीक है। नो सर, लंच वो डिनर नहीं किया अभी तक। कि मैडम चलो ठीक है। No. 10 is fine sir, not 10:30 please. नहीं, 10 is fine. 10 लाइक थोड़ा पूरा क्लास का देख के चलना चाहिए। नहीं, पूरा बताओ। सी, जिन लोगों को जल्दी से ओपिनियन दो, जिनको ऑब्जेक्शन है वो जल्दी से मैसेज करें, और मैं बिल्कुल उनको जज नहीं करूंगा। मेजॉरिटी 10 है ना? जी सर। Yes, sir. ठीक है, ओके, Yes, sir. दीक्षित 10 डन। सो टॉपिक होगा, हाँ, टॉपिक 2। The major capital is special or specific purpose. सॉरी, सी, अभी अगर मैं आपको एमएसपी डिस्कस करा रहा हूँ और ये फार्म बिल वगैरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको 20 मिनट आधे घंटे में कंप्लीट करा सकता हूँ, बट कंडीशन ये है कि कोई फालतू का डाउट नहीं पूछेगा, फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछोगे, अदरवाइज 1 घंटा लग जाएगा। या फिर छोटे छोटे 2-3 टॉपिक करा दो, फॉरेन एक्सचेंज और मॉनेटरी पॉलिसी।
सर लास्ट में तो पूछ सकते हैं ना? हाँ चलो ठीक है, पूछ लेना, कोई दिक्कत। वो 10-10 वाला तुमने कंडीशन लगा दिया ना, हम तो पूछ ही। आइए चलो देखते हैं। सो अब डिस्कस करने जा रहे हैं एमएसपी एंड सी। बहुत कुछ इस पे चल रहा है, बहुत सारी डिबेट चल रही है। किसी को मत सुनो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लो। ओपिनियन पे इस पे मत जाना, कभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको समझाने में बहुत डिटेल से समझाऊंगा तब समझ में आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहोगे। चलो देखते हैं। एमएसपी MSE and related. So, आपको क्या क्या समझना है, नीड टू नो क्या है? आवाज कट रही है आपकी। ओके, नीड टू नो व्हाट इज MSP, व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हाँ, अभी ये तो आपने फुल फॉर्म बताइए। व्हाट इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। MSP पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए CACP। थर्ड, व्हाट इज APMC? APMC ये सारे टर्म सुने हैं, अभी नहीं सुने न्यूज में? यस सर। Yes. एंड देन व्हाट इज APMC और मंडी बोलते हैं इसको? व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केट। पांचवा आपको पता होना चाहिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या था? एक तो APMC था, हाँ, एक आपको ये भी पता होना चाहिए। चलो ये तो एग्रीकल्चर मार्केट की बात है। ओके, सो अच्छा, MSP है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, FCI भी पता होना चाहिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आपको पता होना चाहिए PDS क्या होता है, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो अब समझ में, ये टॉपिक छोटा नहीं है, अपने आप में पूरा। सर ये सब टॉपिक्स 9-10 की इको में थे। सॉरी मैम, ये सब टॉपिक्स 9-10 की इको में थे। हाँ मैम, 9-10 की इको में था, लेकिन उसमें सिर्फ ये था MSP क्या है। 9-10 की इको से लेके WTO की डिस्कशन तक MSP है। यस सर। ठीक है, डेप्थ अलग है। फॉर एग्जाम्पल सन आपने 4th क्लास में भी पढ़ा था, बट आपने पढ़ा था सन क्या होता है, और अभी नासा वाले भी सन में है, स्टडी कर रहे हैं, बट जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो सर ये इतनी सारी कहानी है, यानी कि एक बात तो तय है कि 10-10 तक पूरी नहीं हो पाएगी, बट 10-10 के बारे में पढ़ाऊंगा भी नहीं। अभी मैं आपको बेसिक थोड़ा बता देता हूँ, तो द नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से अरे यार, हाँ ओके। सो आई देखो यार, मतलब ये मेरा है ना, मुझे पर्सनली जब भी मैं ये टॉपिक अभी आपको पढ़ाने जाता हूँ, थोड़ा सा कितने बच्चे, नॉर्मली मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अगर आपको जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो नहीं पता। ठीक है, शेम ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम की, अगर हमें ये भी नहीं पता है। मतलब मुझे भी नहीं पता था, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, और अगर यही नहीं पढ़ाया गया तो आप देखना मतलब क्या पढ़ाया हमने स्कूल में। ये मैं आपको बेसिक एक थोड़ा सा बता रहा हूँ, आपकी किसी भी आर्गुमेंट को बहुत वो करेगा। देखिए, इंडिया कैसा था 1960s वाले। इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंज है। आज सुन के लगता है कि चाइना ये कर रहा है, वो कर रहा है, उस टाइम के चैलेंजेस को देखना, बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी इंडिया के सामने। पहला, 2 वॉर्स,
1962 with China, second 1965 with Pakistan. दूसरा चैलेंज, 2 continuous droughts, 2 कंटिन्यूस ड्राउट आ गई 1965 और 1966। आप बोलोगे सर ड्राउट है, बड़ी बात क्या है? सब बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 2020 का इंडिया, 60% फार्मर्स आर डिपेंड ऑन मॉनसून। दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसीलिए हमारे बहुत सारे, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, शायद अरुण जेटली नहीं थे, पुराने एक फाइनेंस मिनिस्टर थे 1970s में, उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि इस देश का सबसे अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, उनका आंसर था मॉनसून। क्योंकि मॉनसून अच्छा आया, 60% फार्मर्स की इनकम अच्छी है, खेती अच्छी होगी, फार्मर्स पैसे ज्यादा कमाएंगे, फार्मर्स पैसे ज्यादा कमाएंगे, मोटरसाइकिल की डिमांड होगी, टीवी की डिमांड होगी, हमारी इंडस्ट्री आगे जाएगी। लेकिन अगर रूरल एरिया में डिमांड नहीं है, इंडस्ट्री भी इतनी अच्छी नहीं होगी और क्राइसिस क्रिएट कर देगी। तो हमारे देश में मॉनसून और ऑयल प्राइस, ये दो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है जो इंडियन इकोनॉमी की फाउंडेशन को हिला देते हैं, दोनों ही इंडिया के कंट्रोल में नहीं। 1966 में क्या था, ऑलमोस्ट 90% फार्मर्स डिपेंड ऑन मॉनसून। मॉनसून आया तो 90% फार्मर कुछ उगा पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं उगा पाएंगे। 1966 वॉइस क्लियर है आपकी? अरे यार इस पे वॉइस नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे। सर 1966 से वापस बता दो 90% वाला। मैंने बता दिया, आप एक सेकंड। 90% फार्मर डिपेंडेंट थे मानसून पे, ये बताया था सर। कुछ नहीं बताया था मैंने। ओके सो चलो मैं फटाफट थोड़ा जल्दी आपको बता रहा हूँ। सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि सर आवाज कट रही है। ओके अब कैसी है वॉइस? ऑडिबल सर। सर ठीक है सर। भी ठीक है सर। वेरी गुड, लग नहीं रहा है मुझे ठीक है, बट आप बोल रहे हो तो मान लेता हूँ। टेक्स्ट करके बताना एक बार मुझे, किसी अगर बच्चे को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो। अगर क्लियर नहीं है तो वॉइस इज नॉट क्लियर देन यू मे टेक्स्ट मी। हेलो, क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर। ओके सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज दैट कि 1966 में हमारे 90% फार्मर थे वो मॉनसून पे डिपेंड थे, और अगर मॉनसून फेल हो गया तो सर कुछ नहीं हो सकता। अब आप कंटिन्यूअस वॉर लड़ी तो जो रिसोर्सेज थे सारे वॉर पे खर्च हो गए, उसके बाद 2 साल कंटिन्यूअस ड्राउट रहा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो हो गई और हमारे देश में फेमाइन आ गई। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2 से 3 मिलियन लोग, ये चलो ये डेटा मैं नहीं बताता हूँ, इसमें कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, बट ये है कि हजारों लोगों की डेथ हुई, ये मैं बोल सकता हूँ। और इसमें हुआ क्या, हमारे देश में खाने के लिए गेहूं नहीं था। इवन इस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी, उन्होंने, अच्छा एक और यहाँ पे तीसरा क्राइसिस क्या था, डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी आज आप इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उस टाइम के जो सबसे बड़े लीडर बचे हुए थे वो यही थे। गांधी नहीं रहे, बी.आर. अम्बेडकर नहीं रहे, सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नया नया देश बना था, 2 लड़ाइयां हुई। आज आपने देखा है कि हम चाइना के साथ लड़ाई के लिए तैयार ही कर रहे हैं, और कैसा एक फील हो रहा है अगर कोई लीडर नहीं हो तो। उस टाइम पे 2 लड़ाइयां लड़ी, एक लड़ाई हम हार गए, एक लड़ाई हार गए 1962 की विद चाइना। 1965 जीती बट कोई सब्सटेंशियल गेन नहीं था।
ड्राउट की कंडीशन थी, देश में फूड ग्रेन नहीं थी। एंड कैन यू इमेजिन कि प्राइम मिनिस्टर ने आके उस टाइम पे ये बोला, प्राइम मिनिस्टर ने आके ये बोला कि एक टाइम रोटी खाइए, एक टाइम रोटी मत खाइए। नाउ यू कैन इमेजिन कि मोदी आके ये बोले कि भाई इंटरनेट की स्पीड कम है, 1 GB अपना कम कर दो, लोग ये ना सुने। उस टाइम पे प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि एक रोटी कम खाओ, लोगों ने माना और उन्होंने एक नारा भी दिया, जय जवान जय किसान, क्योंकि जो जवान थे वो तो लड़ाई लड़ रहे थे और जो किसान थे वो खेतों में लड़ाई लड़ रहे थे। ये बैकग्राउंड था। और भी बहुत खतरनाक बैकग्राउंड था, वो ये था कि खाने के लिए फूड नहीं था हमारे देश में। यूएस ने हेल्प के लिए प्रॉमिस करा और यूएस ने PL 480 एग्रीमेंट के अंडर में ये बताया कि ठीक है हम फूड पहुंचा देंगे, लेकिन वो जो हमें वीट पहुंचाते थे वो बहुत पुअर क्वालिटी का था। इवन वहां पे वो एज अ फॉडर एनिमल्स के लिए, कैटल्स के लिए यूज होता था। उस बिल्कुल लो क्वालिटी का वीट हमें पहुंचाया। और यूएस सिर्फ यहाँ पे ही नहीं रुका, यूएस ने हमको प्रेशराइज करा टू ज्वाइन वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर में हम हेल्प करें। तो इस टाइम पे पॉलिटिकल लीडरशिप को ये समझ में आया कि इकोनॉमिकली हम पूरी, क्योंकि इस टाइम पे हम यूएसएसआर के करीब नहीं गए थे, इसके बाद ही हम रशिया के करीब गए थे। तो यूएस ने हमें हेल्प तो करी, प्लस 1966 हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा। आज आप सुन रहे हो पाकिस्तान आईएमएफ के पास जा रहा है, हमें उस टाइम पे आईएमएफ के पास जाना पड़ा। और आईएमएफ ने भी हमसे बोला कि अपनी रुपी को डेप्रिशिएट करो। और इंडिया को फर्स्ट टाइम वी हैव टू डेप्रिशिएट आवर रुपी। ये बैकग्राउंड था। हमारे देश में 2 लड़ाई हम हार चुके थे, देश में लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अमेरिका से एक तरीके से हमने बहुत ही अनइक्वल टर्म में जाके रिक्वेस्ट करी, तब उन्होंने हमें बिल्कुल लो क्वालिटी का वीट दिया। और उसके बाद भी उन्होंने हमको प्रेशराइज करने की कोशिश करी। हमारी जो इंडिपेंडेंस थी, सॉवरेनिटी थी, उस पर बात आ गई। इस बैकग्राउंड में सरकार को लगा कि नहीं, हमें अपने देश में फूड सिक्योरिटी चाहिए, हमें अपने देश में फूड सिक्योरिटी चाहिए। और यहां पे फिर आपकी स्टार्टिंग होती है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। इस टाइम HYV seeds वगैरह वाली ना, HYV seeds हाँ इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था, 3 चीजें थी। ये इसमें सर आवाज कट रही है। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक जो मेन चीज थी वो ये थी कि हम फार्मर्स को HYV सीड देंगे, HYV सीड्स देंगे, इरिगेशन देंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्लस हम उन लोगों को क्या देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, MSP। व्हाट इज MSP? अ guaranteed price for their produce to farmers। तो वहां पे जाके कोल्ड वॉर, ये कोल्ड वॉर तो बाद में आएगी। हाँ कोल्ड वॉर का टाइम था, बट कोल्ड वॉर था ठीक है, बट आएंगे उस पर भी कभी। कोल्ड वॉर भी इस टाइम पे यही समझ में नहीं था कि कोल्ड वॉर क्या है, उसी की अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो रही थी। हम तो कोल्ड वॉर नहीं पढ़े, चलो। सो इसमें एक थोड़ा इशू होता है, पूरे इसको ऊपर नीचे करना।
जिसका भी पुलिस का सायरन बंद कर दूं, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो कोई इशू नहीं है, डाउट हो। ओके, चलो भाई, सो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सी HYV आपको सीड खरीदने हैं फार्मर को, और प्लस इरिगेशन के लिए भी उसको पैसे खर्च करने हैं। अब हमारा देश जहाँ पे 90% इरिगेशन भी नहीं है, फार्मर्स भी गरीब हैं, एक गरीब फार्मर अगर अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा है वीट में या किसी भी चीज में, तो उसको ये तो सिक्योरिटी हो कि जो मैं प्रोड्यूस करूंगा उसको कोई खरीद लेगा। तो फार्मर्स को ये सिक्योरिटी देने के लिए MSP आया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब ये है, व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि गवर्नमेंट ने बोला मैं 15 पर केजी आपसे वीट परचेज करूंगा। ये एक बॉटम प्राइस है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 15। अगर कोई नहीं खरीद रहा होगा तो 15 रुपी पर केजी पे गवर्नमेंट आपसे प्रोक्योर करेगी। और गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी प्रोक्योर करेगी? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसीलिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1966 में स्टैब्लिश हुई। क्या फार्मर अपना प्रोडक्ट 18 पे बेच सकता है? बेच सकता है। क्या वो 20 पे बेच सकता है? यस, सेल कर सकता है। फार्मर कैन सेल, यहां पे सेल कर सकता है, लेकिन सेल तो तब करेगा ना अगर मार्केट में प्राइस हो तो सेल कर सकता है। बट अगर फार्मर का ये इतने में नहीं बिक रहा है तो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट कितने पे खरीदेगी? 15 पर केजी पे। तो ये MSP है। नाउ इस पे एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब समझना नहीं है उसमें, सिर्फ आपको जानना है हु डिसाइड MSP, हु डिसाइड MSP। डिसाइडेड बाय ये टर्म आपने कई बार सुना होगा, CCEA सुना है आपने? नहीं सर। ये सुन लेना, ये तो पूरा नहीं लिखना, सिर्फ इसको याद करना बार बार। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते हैं और इस कमेटी का काम है इकोनॉमिक अफेयर्स को देखना। तो डिसाइडेड बाय CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑन द एडवाइस ऑफ CACP, ये दोनों थोड़े कंफ्यूजिंग है। ऑन द एडवाइस ऑफ CACP, ये होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। तो डिसाइड CCEA करता है, मतलब CCEA में कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री होते हैं, मोदी जी बैठेंगे, अमित शाह आएंगे, निर्मला सीतारमण आएगी, ये डिसाइड करेगी। लेकिन ये खुद रैंडमली डिसाइड नहीं करती है, एडवाइस पे डिसाइड करती है। किसके एडवाइस पे डिसाइड करती है? CCAP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। बस बार बार इसको पढ़ना, एक आध बार गूगल कर लेना, समझ में आ जाएगा ये क्या। तो अभी मैंने आपको MSP ही बताया है और अभी आज इसको MSP पे ही रोकते हैं। अभी अगर किसी को कोई भी डाउट है, एनी डाउट, या किसी को कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछनी है, अब आप अगले 5-10 मिनट के लिए मैं फ्री हूँ। यू कैन आस्क एनीथिंग, जो भी आपको डाउट है। किसी को कोई भी डाउट है या कुछ और एडिशनल पूछना है, दे कैन आस्क। नेक्स्ट क्लास में इसको हम MSP से आगे लेके जाएंगे, और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इसी में ही कंटिन्यू करूंगा। और ये जो प्रॉपर आपका ये जो शीट है जो मैं बना रहा हूँ, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, ये ऐसे की ऐसे यहाँ पे रहने वाली है। तो इसको मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगा अभी, और मैं आपको ये जो मेरा ये ऐप आप डाउनलोड कर लेना। आई विल टेल यू कि कैसे इसको ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है अभी। यू कैन आस्क एनी डाउट, जो भी आपको लग रहा है, किसी को भी, किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना, देखो। सर जैसे आपने बताया कि MSP के हिसाब से गिरी से गिरी हालत में अगर उनका कहीं नहीं बिक रहा तो 15 पर केजी के हिसाब से वीट लेता ही है। तो ऐसे बाकी ग्रेन्स के लिए भी डिसाइडेड प्राइस है, तो जो
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कहीं पे काम आ सकते हैं, डिस्कशन या कहीं पे, तो वो बता दीजिए, जैसे पल्सेस के लिए, राइस के लिए। ये 25 कमोडिटीज पे सरकार डिसाइड करती है, बट प्रैक्टिकली खरीदती हुई पर उस पे उन पे डिसाइड तो कर दिया, लेकिन सरकार प्रोक्योरमेंट के लिए जा नहीं पाती है। ओके 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 डिस्कस करेंगे, ये तो करंट में चलता रहेगा। जी सर। ओके बाकी बताइए सर, जो भी डाउट है। जो CCEA है ना सर, पे है ना MSP। सॉरी वो पूछ रहे 23 कमोडिटीज पे है ना, 25 की जगह। 23 नहीं 24 25 है, कुछ एक दो उसमें और भी हैं, बट 23 है, बट टेक्निकल है वो। शुगर केन का भी मैं उसमें इंक्लूड कर रहा था, जिसको फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस मिलता है, बट एग्जैक्टली वो थोड़ा डाइसी है। मिनिस्ट्री के भी डॉक्यूमेंट में डिफरेंट है। ओके सर। ओके या so that's what sir, जो CCEA में आप बोले ना सर, so that will be all those cabinet ministers क्या जो टॉप पे है। सी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। और वेट कीजिए, अभी जो भी नए स्टूडेंट पिछले 1-1.5 महीने में जो मेरी पहली क्लास ले रहे हैं, वो एक बार मतलब अभी एक बार बता के जाना क्या है, क्या चल रहा है, कितना उनको समझ में आता है, सो दैट मैं उसी हिसाब से क्लासेस को मॉडिफाई कर पाऊँ। ओके सी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में यस मिनिस्टर्स होते हैं। जो सी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स आपको 10 जगह और दिखेगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसको CCEA पास करता है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है उसको CCEA पास करता है। तो जो बड़े इकोनॉमिक डिसीजन है उनको CCEA पास करता है। ओके so that's what it will have, like all the major cabinet ministers of different जो है वैसे, जैसे आपने बोला निर्मला सीतारामन, अमित शाह। इकोनॉमिक देश की यू कैन से कि देश की सबसे बड़ी पावरफुल इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाली जो बॉडी है वो CCEA है। ओके सर। ओके कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट यहाँ से है, कैबिनेट मिनिस्टर से। इन दी सेम वे वी हैव कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो जब हमने जब भी ये चाइना के साथ इंसिडेंट चल रहा था, जब गलवान हुआ था, गलवान के जस्ट नेक्स्ट दिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी। तो मोदी सरकार के जो बड़े मिनिस्टर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं 10-12, वो सारे उसमें आते हैं। और डिफेंस का सर, ओके गॉट इट। हाँ डिफेंस का मतलब जो भी है, एक्सटर्नल अफेयर भी आएगा, नॉट ओनली डिफेंस अब रिलेटेड है, इंटरनेशनल जो भी है, जो उन्हें लग रहा है कि देश की सिक्योरिटी के लिए मेन है। ओके डन सर।